स्वागत है आपका द पॉइंट्स ग्रोथ इंस्टीट्यूट में। कि आज हम 5 नवंबर 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों पर संचालित होता है। यह एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है और कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को चलाने में मदद करता है। तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो हार्डवेयर को चलाने के लिए भी जिम्मेदार होता है और जिसके द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए भी प्लेटफॉर्म मिलता है। तो यहाँ से अपना कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका सभी हार्डवेयरों को चलाने के लिए, साथ ही जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उन पर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और कंपाइलर जो है वो आपका एक ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर ये भी ट्रांसलेटर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार कार्य करता है। ये किसी हार्डवेयर या किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करता। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, किसी डिवाइस पर रन हो रहे एप्लीकेशन स्क्रिप्ट या प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो किसी डिवाइस पर रन हो रहे एप्लीकेशन है ना, तो उनको क्या कहेंगे? जिसके द्वारा कोई भी डिवाइस चालू की जाती है या किसी भी प्रोग्राम को व्यक्त करने के लिए किसी पद का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए तो आपके केवल सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाता है। हार्डवेयर के द्वारा कोई भी डिवाइस कैसे चलेगी, क्योंकि वो स्वयं में एक हार्डवेयर है। टोपोलॉजी नेटवर्क को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए उपयोग की जाती है, और नेटवर्क तो अपने आप में नेटवर्क है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अधिकांश कंप्यूटर की कीबोर्ड्स में पाई जाने वाली की अल्ट जी आर, इसका पूरा नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो ये अभी पुराने पेपर में भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ, तो अल्ट जी आर का फुल फॉर्म कहाँ पर क्या होगा? क्या होगा बता जरा। अल्ट जी आर का फुल फॉर्म होगा आपका अल्टरनेट ग्राफिक। इसको नोट कर लीजिएगा। और ये की कीबोर्ड में कहाँ पर होती है? ये कि आपके जो राइट साइड वाला कंट्रोल बटन होता है उसी के पास में होती है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये होते हैं ना, यहीं पे होती है आपकी ये सेकंड वाला। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। ग्राफिक्स डिस्प्ले या डिजिटल इमेज पर पिक्सेल्स को क्या दर्शाता है? जो आपकी डिस्प्ले होती है इमेज पर पिक्सेल्स क्या दर्शाता है? हाँ, तो डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जो आपकी स्क्रीन या कोई भी इमेज या पिक्चर जो बनती है वो डॉट या पिक्सेल्स से मिलकर बनती है। और इनका रिजोल्यूशन जो होता है पिक्चर्स का या डिस्प्ले का, वो डीपीआई में मापा जाता है, डॉट्स पर इंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के सीडीज के किसी भी भाग में रिकॉर्डिंग केवल एक बार की जा सकती है और इसे दोबारा से राइट या ऑल्टर नहीं किया जा सकता? तो आपको ऐसी सीडी का नाम बताना है जिसमें डेटा को केवल एक बार लिखा या
राइट किया जा सकता है। तो कौन सी सीडी होगी इनमें से? सी डी आर, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, है ना। तो सीडीआर में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है और पढ़ा बार बार जा सकता है। इसी तरह से आपका सी डी आर डब्ल्यू, तो सी डी आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल, है ना। री राइटेबल मतलब होता है कि जिसमें आप कितनी बार भी डेटा को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जब तक सीडी पूरी भर नहीं जाती तब तक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल किताबें और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस है? तो ऐसी डिवाइस का नाम बताना है आपको जिसका उपयोग डिजिटल रूप से बुक्स या मैगजीन्स वगैरह पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ई बुक रीडर जो होता है उसका उपयोग आप ऑनलाइन बुक्स या पत्रिकाएं वगैरह पढ़ने के लिए कर सकते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको आप कहीं पर भी आसानी से ले जा सकते हैं। तो अगर इसमें अपन स्टाइल्स की बात करें, स्टाइल्स क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस और एक पॉइंटर डिवाइस होता है जो टच स्क्रीन पर, है ना, लिखने के कार्य में उपयोग किया जाता है। बारकोड रीडर जो होता है, बारकोड को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और प्लॉटर जो होता है वो आपका एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो बड़े बड़े फ्लैक्स बैनर्स वगैरह छापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनिक्स को मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो यूनिक्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बताना है कौन सी भाषा में इसको लिखा गया। इसको लिखा गया था असेंबली भाषा में। तो कोबोल जो है वो आपकी पहली जनरेशन की लैंग्वेज है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, है ना। बेसिक बेसिक की फुल फॉर्म बताइए जरा। बेसिक जो भाषा होती है उसकी फुल फॉर्म बेगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, है ना। चलिए, और जावा जो है वो आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेजों को पढ़ने के लिए, सॉरी, वेब पेजों को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूनिक्स को किस भाषा में लिखा गया था? असेंबली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। विंडो 8 में विंडो रिमोट असिस्टेंट खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आपको विंडो असिस्टेंट खोलने के लिए कमांड का नाम बताना है आपको। तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ये आपको कमांड याद करनी होगी। तो रिमोट असिस्टेंट ओपन करने के लिए MSRA इसका उपयोग किया जाता है, और इसको आप रन कमांड के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। रन डायलॉग बॉक्स में आपको ये कमांड टाइप करनी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लॉपी ड्राइव केबल द्वारा कंट्रोलर से कनेक्ट होती है। तो आपको ये बताना है कि जो फ्लॉपी ड्राइव होती है वो कितने पिन वाले कनेक्टर से कनेक्ट होती है? फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी ड्राइव जो होती है वो आपके 32 पिन वाले कनेक्टर से कनेक्ट होती है ना। हाँ, 34 से। तो याद रखिए इसको। इसी संबंध में और भी क्वेश्चन अपने बनते हैं, जैसे आप PS2 जो पोर्ट होती है उसमें कितनी पिन होती है? PS2, इसका उपयोग माउस या कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए
किया जाता है। इसी तरह से पैरेलल पोर्ट के लिए बताइए। 16 पिन कनेक्टर होता है जो पैरेलल पोर्ट होती है। ये कितने पिन कनेक्टर होता है? 16। चलिए अगला प्रश्न देखिए। स्मार्टफोनों को उनके पासवर्ड या पैटर्न की बजाय का उपयोग करके अनलॉक किया जा सकता है। तो सभी को पता होगा ये, क्योंकि पासवर्ड और पैटर्न के अलावा भी आप फिंगरप्रिंट या फेस लॉक, जो कि फेस लॉक इसमें ऑप्शन नहीं है, तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप उसको लॉग इन कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस लॉक भी ऑप्शन होता, फेस सेंसर या फेस डिटेक्टर, तो वहां से भी इसको अनलॉक किया जा सकता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वेबसाइट या किसी साइट का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर कई सारे मुद्दों से संबंधित निरंतर अपडेट किया जाने वाला कंटेंट उपलब्ध होता है? तो आपको यहाँ से एक ऐसी सोशल वेबसाइट्स का नाम बताना है जिन पे कई सारी टॉपिक्स पर निरंतर अपडेट किया जा सकता है। तो कौन सा एक ऐसा वेबसाइट है? ब्लॉग जो होता है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पोस्ट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म पता होगा सभी को। वेबलॉग। ब्लॉग का फुल फॉर्म होता है वेबलॉग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका एक एक्सेल फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो कीजिए जरा सॉल्व। कीजिए, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले सम एसक्यू दिया हुआ है, तो इन सभी संख्याओं का आपको स्क्वायर निकालना है सभी। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और इन स्क्वायर्स को आपको सम करना है ना? तो इस तरह से इसका आंसर आपका 54 आ जाएगा। चलिए अभी इस तरह के क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका आस्की वाले कोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी अक्षर के लिए 7 बिट आस्की कोड क्या होगा? तो इसमें आपको हेक्साडेसिमल वाले संख्याओं को इससे आपको सॉल्व करना होगा। तो बताइए जरा। 7 बिट आपको बाइनरी कोड बताना है इसमें से आस्की के लिए। तो इसमें आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये इसका एक पूरा चार्ट रहेगा, तो जिसमें से आपको इनके कोड याद करने होंगे, है ना? तो यहाँ से आस्की जो होता है, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए आपको। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्रेडिट कार्ड के पीछे बनी पट्टी किससे बनी होती है? चुंबकीय, है ना? यानी जो किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे जो ब्लैक कलर की जो पट्टी बनी होती है, ये मैग्नेट से बनी होती है, मैग्नेटिक। इसमें कस्टमर का सारा डेटा फीड किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में फिलिप्स द्वारा विकसित डिस्प्ले पोर्ट कॉपी डीपीसीपी, डिस्प्ले पोर्ट कॉपी प्रोटेक्शन सिस्टम 128 बिट का उपयोग करती है। तो 128 बिट जो होता है, इसका उपयोग डीपीसीपी यानी कि डिस्प्ले पोर्ट
कॉपी प्रोटेक्शन के संबंध में किसका उपयोग किया जाता है इसमें से? AES। AES यानी जैसे DES जो होता है, इसका उपयोग इसको सिपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा को हाइड करने के लिए, डेटा एनक्रिप्शन सिस्टम। और ऐसे ही इसका डिस्प्ले करने के लिए AES का उपयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। हाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको विंडो के लिए वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। तो वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर के लिए जो फॉर्मेट होगा आपका .vxt। तो आपको ये एक्सटेंशन नेम याद करने हैं, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन एक्सटेंशन नेम से अपना पूछा जा रहा है। चल अगला प्रश्न देखिए। वायरस की पहचान के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले पैटर्न को वायरस की पहचान करने के लिए, है ना, तो जिसके द्वारा वायरस की पहचान की जाती है उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस पैटर्न को कहा जाता है वायरस हस्ताक्षर या वायरस सिग्नेचर। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर की पहचान के लिए या किसी भी वायरस की पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? उसकी सिग्नेचर या हस्ताक्षर। तो यहाँ पे वायरस की पहचान के लिए क्या होगा? वायरस हस्ताक्षर। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो अपने आप में खुद ही एक वायरस है। इनकी पहचान आप वायरस के द्वारा कैसे करेंगे? चलिए अगला प्रश्न देखिए। SMPS का फुल फॉर्म आपको यहाँ बताना है। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर सप्लाई। अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है? SMPS का उपयोग कहाँ होता है? बताइए जरा SMPS का उपयोग। मदरबोर्ड के लिए पावर सप्लाई करने के लिए, है ना। और ये कहाँ लगा होता है? ये आपका कैबिनेट का सबसे पहला भाग होता है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है और पूरे मदरबोर्ड में इसी के द्वारा पावर पहुंचाई जाती है। चलो अगला प्रश्न देखिए। विंडोज सिस्टम में दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, मुद्रित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा। Ctrl+P। इसका उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये आपका नंबर सिस्टम से है, तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कीजिए जरा इसको। देखिए इसको आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें आपको 124 में 2 का डिवाइड करना है, और जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो जो इसका भागफल रहेगा या जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका 0 रहने वाला है ना। और 0 ऑप्शन से इसमें केवल एक ही ऑप्शन अपना बचता है, थर्ड वाला ऑप्शन। तो बिना सॉल्व किए भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक हटाने योग्य रिमूवेबल कैसेट होता है जिसमें कॉपी करने के लिए कोरे कागज संग्रहित किए जाते हैं। यानी ये प्रिंटर से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कैसेट होती है
जिसे आप प्रिंटर में से हटा सकते हैं और जिसका उपयोग कॉपी करने के लिए खाली पेजों को, ब्लैंक पेजेस को रखने के लिए जो किया जाता है। हाँ, तो पेपर ट्रे जो होता है उसका उपयोग प्रिंटर में खाली पेपर्स को रखने के लिए किया जाता है ना? चलिए, जो कार्टेज होती है, कार्टेज का उपयोग स्याही भरने का है। प्रिंटर में जो स्याही भरी जाती है वो कार्टेज में भरी जाती है। और रिबन जो होता है वो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए होता है ना। और डेस्कटॉप, तो ये तो अपने कंप्यूटर की फर्स्ट स्क्रीन कही जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो आपको इनमें से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताना है। हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग भाषा का नाम आपको बताना है इनमें से। पास्कल जो है वो आपकी सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पास्कल। एम एस एक्सेल आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रतिलिपि फैक्समिली के रूप में भी जाना जाता है, तो किसी कागज की हार्ड कॉपी भेजने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है? फैक्स का, है ना? तो फैक्चुअली यानी कि फैक्स, जिसका उपयोग किसी टेलीफोन नंबर की सहायता से किसी डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी में भेजने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है? तो आपको इनमें से एक हार्डवेयर का नाम बताना है कि कौन सा एक हार्डवेयर है। आप प्रिंटर जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है, बाकी आपके सारे सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे प्रिंटर स्थापन सेटअप, यानी प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए जो सेटअप होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसको प्रिंटर ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो है मुद्रण हेतु एक वर्ड दस्तावेज, तो ये वर्ड जो दस्तावेज होता है ये आपकी किसी भी वर्ड फाइल की एक सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी होती है। मुद्रण हेतु एक छवि, तो ये भी एक इमेज होती है। अगला प्रश्न है आपका, एम एस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? तो यहाँ सीलिंग फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको आउटपुट बताना है। तो सीलिंग फंक्शन में जो संख्या दी हुई है उसमें आपको दूसरी जो संख्या है उसका भाग देना होता है, और भाग उस संख्या से ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो गुणनखंड रहेगा। तो 4 का गुणनखंड यहाँ पे 12 है, 12 14 से कम होता है, इसलिए अपना इसका आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की फोन बुक होती है जो वेब ब्राउज़र को वेबसाइटों से जोड़ती है। तो जैसे मोबाइल फ़ोन में अपने नंबर्स को सेव करने के लिए फ़ोन बुक होती है, उसी तरह से इंटरनेट पर वेबसाइट्स को सेव करने के लिए या वेबसाइट्स को जोड़ने के लिए डोमेन नेम सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट की फ़ोन बुक किसे कहा जाता है? डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। अगला प्रश्न है आपका, डीईएस में राउंड कुंजी वाला जनरेटर 56 बिट सिफर कुंजी से 16 कुंजी बनाता है, तो ये आपको आंसर देना है। तो डीईएस में 56 बिट वाला सिफर टेक्स्ट जो होता है, सिफर कुंजी जो होती है, वो 48 बिट की कीज जनरेट करता है या 48 बिट की बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑप्शन पीसी को रीस्टार्ट करने से संबंधित नहीं है? तो ऑन स्क्रीन स्टार्ट बटन का उपयोग करके
रिस्टार्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, इससे कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता है। कंट्रोल अल्ट डिलीट से भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जा सकता है। कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन प्रेस करने पर टास्क मैनेजर ओपन होता है। पावर बटन का उपयोग करके भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम को के टॉप पर इंस्टॉल किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। बिना हार्डवेयर के आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। चलिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग अपने यूजर द्वारा किए गए कार्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। यूजर इंटरफेस, तो ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के संभव नहीं है। चलिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ये अपने आप में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है आपका, 7 जिप निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो 7 जिप, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो पीडीएफ फाइल जो होती है वो अपने आप में एक पीडीएफ फाइल है ना। वर्ड प्रोसेसर, ये आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो 7 जिप का फाइल एक्राइवर एक अच्छा एग्जाम्पल है। 7 जिप का उपयोग फाइल या फोल्डर्स को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, अपने दोस्त के साथ तत्काल, रियल टाइम यानी ऑन टाइम संचार के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आप दोस्त के साथ ऑन टाइम चैटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कौन से ऑप्शन का उपयोग करना होगा? तो इसके लिए हम इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग कर सकते हैं। ईमेल का उपयोग हम ईमेल भेजने के लिए करते हैं, लेकिन ये रियल टाइम संचार नहीं है। चलो, और ब्लॉग जो है उसमें आप किसी भी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, बट वहाँ से उसी टाइम कोई रिप्लाई नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेब ब्राउज़र की सटीक व्याख्या करता है? तो यहाँ से आपको वेब ब्राउज़र के संबंध में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ वेब ब्राउज़र के लिए इंटरनेट पर वेब पेज देखने के लिए, है ना, जिसका प्रयोग किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, एक्सेल की वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक्सेल की वर्कबुक के संदर्भ में आपको गलत कथन बताना है। तो वर्कशीट वर्कबुक से मिलकर बनी होती है, ये सही है। वर्कशीट को शीट 1, शीट 2 और शीट 3 इसी तरह से नाम दिया जाता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। प्रत्येक वर्कशीट रो और कॉलम को मिलाकर बनी होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट के नामों को बदला नहीं जा सकता, यहाँ ई ऑप्शन आपका गलत है। एक्सेल वर्कशीट में आप वर्कशीट के नामों को आसानी से बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 के निम्न में से किस टैब में सु मार्कअप विकल्प मौजूद होता है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी टैब में सु मार्कअप ऑप्शन दिखाई देता है।
तो रिव्यू टैब जो होता है उसमें आपको शो मार्कअप ऑप्शन दिखाई देता है। फॉर्मेट टैब का उपयोग किसी पेज को या ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। पेज लेआउट टैब का उपयोग पेज सेटअप को व्यवस्थित करने के लिए या पेज सेटअप को बदलने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, MS पावर पॉइंट 2019 का कौन सा स्लाइड शो आपको एकाधिक श्रोताओं के लिए यानी एक से अधिक श्रोताओं के लिए एकल प्रेजेंटेशन अपनाने की सुविधा देता है। तो एक से अधिक श्रोताओं के लिए एक ही प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, तो इस कस्टम के माध्यम से आप उनको बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक्सेल 2019 में चार्ट उच्च एवं निम्न स्थितियों को 3D रूप में दर्शाता है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा चार्ट जो है वो स्थितियों को 3D के रूप में दर्शाता है। तो यहाँ से इसका अपना सरफेस चार्ट जो होता है वो किसी भी स्थिति को 3D के रूप में दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, MS एक्सेल में स्टॉक चार्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपको स्टॉक चार्ट के संबंध में आपको बताना है। स्टॉक के मूल्यों की अस्थिरता को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टॉक चार्ट जो होता है उसका उपयोग रनिंग कंडीशन को बताने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर शेयर मार्केट या ऑनलाइन जो मार्केट चलती है उनमें स्टॉक चार्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन चरणों का उपयोग कर आप MS वर्ड 2019 में किसी पैराग्राफ को उसी पृष्ठ पर रख सकते हैं? तो यहाँ आपको पैराग्राफ को उसी पेज पर रखने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करना होगा। डायलॉग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद लाइन एंड पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फिर कीप लाइन टुगेदर का उपयोग करके आप पैराग्राफ को सेम पृष्ठ पर या उसी पृष्ठ पर रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिया गया आइकन्स MS वर्ड 2019 में किस प्रकार के सेक्शन ब्रेक को दर्शाता है? तो यहाँ आपको एक आइकन दिया हुआ है, इस आइकन को आपको बताना है कि ये किस कमांड के लिए दिखाया गया है। तो ये जो आइकन है ये नेक्स्ट पेज के लिए दिखाया जाता है। इसका आंसर अपना हो जाएगा नेक्स्ट पेज। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में जब हम पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलते हैं और इंडेंट और स्पेसिंग टैब के नीचे टैब बटन पर क्लिक करते हैं तो जिस टैब को हम सेट करना चाहते हैं उस टैब स्टॉक की स्थिति टाइप करने के लिए आपको टैब स्टॉक पोजीशन का उपयोग करना होगा। टैब पोजीशन स्टॉक का उपयोग। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को संकेंद्रित यानी सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना होगा? तो इनमें से आपको सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बताना है। सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल E के द्वारा आप कर सकते हैं। कंट्रोल M
ये इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की है। कंट्रोल जी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, और कंट्रोल सी जो है वो किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते समय F7 कुंजी दबाए जाने पर निम्न में से क्या प्रदर्शित होता है? तो F7 की प्रेस करने पर एडिटर टास्क पेन का डायलॉग्स आपके सामने ओपन होके आता है। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में मान लें कि आप ऑटो करेक्ट टूल द्वारा दो प्रारंभिक बड़े अक्षरों जैसे AM-V3 को ठीक करने से रोकना चाहते हैं, तो आपको फाइल के प्रूफिंग विकल्प में जाना होगा और वहां ऑटो करेक्ट विकल्प का चयन करना होगा। उसके बाद जब ऑटो करेक्ट टैब दिखेगा तो आपको करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स को चेकबॉक्स को अनचेक आपको करना होगा। इससे आपके टू कैपिटल लेटर्स जो हैं वो वहीं स्टॉप रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड 2019 के पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से यदि आप मल्टीपल विकल्प का चयन करते हैं तो लाइन स्पेसिंग किस में मापा जाता है? तो मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपका जो लाइन स्पेस नापा जाएगा वो आपका रहेगा लाइंस में, है ना। वैसे नॉर्मल कंडीशन में लाइन स्पेस को पॉइंट्स में नापा जाता है, और पॉइंट्स के साथ साथ आप इंच में भी उसको नाप सकते हैं और सेंटीमीटर में भी आप उनको नाप सकते हैं, लेकिन मल्टीपल लाइन स्पेस के लिए आपको लाइन का ही उपयोग करना होगा। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स में रिव्यू पेन के शीर्ष पर स्थित समरी सेक्शन डॉक्यूमेंट्स किए गए सभी इंसर्शन, डिलीशन, मूव्स, फॉर्मेटिंग को सटीक संख्या दर्शाता है। नहीं, आपको बताना है कि यहाँ पे किसकी सही संख्या बताता है वो। तो इसका आंसर आपका रहेगा कमेंट। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2019 में कॉलम ड्रॉप डाउन मेन्यू के विकल्प पर क्लिक करके हमें कॉलम की चौड़ाई मैनुअल रूप से चुन सकते हैं। कौन से ऑप्शन का उपयोग करके आप कॉलम्स की चौड़ाई को मैनुअल रूप से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो मोर कॉलम का उपयोग करके आप कॉलम्स की चौड़ाई को मैनुअली सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वाक्य बोल्ड एंड इटैलिक पर विचार करें। दिए गए वाक्यांश पर लागू किया गया चेंज केस फॉर्मेटिंग 2019 में किसके प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो बोल्ड और इटैलिक जो लिखा गया है वर्ड, ये सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल लेटर्स में सारे वर्डों को लिखना क्या कहा जाता है, उनको अपर केस कहा जाता है, और चेंज केस की कैटेगरी में ये आपका रखा गया है। टोटल 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में मेल मर्ज में एनवलप से रिटर्न एड्रेस हटाने के लिए हमें एनवलप लेबल डायलॉग बॉक्स में किस चेक बॉक्स को इनेबल करना होगा? तो ओमिट ऑप्शन जो होता है उसको आप इनेबल करके या इस ऑप्शन से टिक करके आप रिटर्न एड्रेस को
अपने मेल बॉक्स से, एनवलप से उसको हटा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 की मेल मर्ज प्रक्रिया में ग्रीटिंग लाइन फॉर्मेट का उपयोग करते हुए मेलिंग टैब के राइट एंड इंसर्ट फील्ड से ग्रीटिंग लाइन प्रविष्ट करते समय डिफ़ॉल्ट एंडिंग विराम, जो एंडिंग विराम आता है ग्रीटिंग लाइन को रखते समय, तो ग्रीटिंग लाइन के लिए हमेशा कॉमा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल में सटीक परिणाम प्राप्त करने हेतु डेटा को अच्छे तरीके से प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो यहाँ आपको पिवोट टेबल के संबंध में दो वाक्य दिए हुए हैं। स्रोत डेटा में किसी रिक्त रो या कॉलम नहीं होना चाहिए और कोई सब टोटल नहीं होना चाहिए। तो पिवोट टेबल के लिए ये ऑप्शन सही है कि पिवोट टेबल बनाते समय कोई भी रो या कॉलम खाली नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें कोई सब टोटल होना चाहिए। विभिन्न कॉलम्स का एक ही नाम हो सकता है, तो विभिन्न कॉलम्स का एक ही नाम नहीं हो सकता, सभी कॉलम्स के नाम अलग अलग होना चाहिए। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन प्रश्न की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, कोई ऐसी संख्या, चित्र, प्रतीक या संकेतन जो लाइन के सामान्य विन्यास से छोटा होता है और उसके थोड़ा नीचे स्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो सामान्य अक्षरों के नीचे जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है और जो टेक्स्ट ऊपर रखा जाता है उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। चलिए, तो अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में वीडियो फाइल फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन है? तो यहाँ आपको वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए एक एक्सटेंशन नेम बताना है। एमपीजी अपना वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए कार्य करता है। बाकी जेपीईजी ये इमेज फाइल फॉर्मेट के लिए है और ई एक्स ई डॉट ई एक्स ये आपका एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है प्रोग्रामिंग के लिए उसका उपयोग करती है और बीएमपी जो है वो भी आपका एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जो कि अपने एमएस पेंट के साथ उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।